नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यभार संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत सुबह 11 बजे चार्ज लेंगे। बताते चले कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का संभालेंगे कार्यभार। आज पदभार संभालते हुए अपना कार्यभार संभालेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। दिल्ली के शास्त्री भवन में पदभार ग्रहण करेंगे। कमरा नंबर 501 में ग्रहण करेंगे पदभार। आपको बता दें कि जोधपुर से इस बार फिर से सांसद जीतकर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से उनको मंत्रालय का बंटवारा किया गया और आज अपना पदभार संभालने के बाद ही कमरा नंबर 501 में ये अपने पदभार के लिए पदभार ग्रहण करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये बड़ी जानकारी। आज गजेंद्र सिंह शेखावत जो है कार्यभार संभालेंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का जो पदभार है वो संभालेंगे। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी और सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो चार्ज लेंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का पदभार आज गजेंद्र सिंह शेखावत संभालेंगे। दिल्ली के शास्त्री भवन में जो है पदभार ग्रहण करेंगे। 2014-2019 में सांसद जीत के आए और उसके बाद 2019 में मोदी 2.0 में जल शक्ति मंत्री थे। अब उन्हें संस्कृति एवं पर्यटन का कार्यभार सौंपा गया है। और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है। नई सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है तो कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की टीम में सबकी भागीदारी के साथ अब सबको जिम्मेदारी मिल चुकी है। मोदी मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और कद के हिसाब से मंत्रियों को कमान सौंपी जा चुकी है। अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़े टारगेट भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी ने जिम्मेदारी के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया है और करीब करीब पुराने चेहरों पर ही नया दांव खेला है। अमित शाह फिर गृह मंत्री बनाए गए। राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री बनाए गए। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर हूबहू पहले जैसी है। हालांकि कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए। मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास। जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग। मोदी की नई टीम बिल्कुल बैलेंस है। जहां कुछ विभागों के मंत्री बदले हैं तो कुछ को अलग जिम्मेदारी दी है। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बनाए गए। अजय टम्टा सड़क परिवहन के राज्य मंत्री। हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री। श्रीपद नाइक को ऊर्जा राज्य मंत्री। तोखन साहू को आवास राज्य मंत्री बनाया गया। शोभा करंदलाजे को लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। यानी मोदी की टीम अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पीएम मोदी ने रखा है। वो लक्ष्य है भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली में कांग्रेस की आभार सभा आज होनी है। राहुल, सोनिया और प्रियंका जो है आज रायबरेली जाएंगे। रायबरेली वो गढ़ जहां पर एक बार फिर से परचम लहराया है कांग्रेस ने न सिर्फ रायबरेली और अमेठी जीता बल्कि 6 सीटें जीतकर इस बार सभी को चौंका दिया। फिलहाल राहुल और प्रियंका कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। आभार जताया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे
वो समय निर्धारित किया गया है कार्यक्रम का। रायबरेली सीट जीतने के बाद ये पहला दौरा होगा राहुल और प्रियंका का। हालांकि कवायदें इसमें बहुत तेज चल रही थी, रायबरेली और अमेठी से किसको उतारा जाए। लास्ट दौर में भी नाम डिसाइड नहीं हो पाए थे, फिर सोनिया गांधी ने समझाइश की, उसके बाद रायबरेली से लड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए और इस बार जीत दर्ज की है। वायनाड से भी जीते हैं और रायबरेली से भी जीत दर्ज करने के बाद पहली बार जीतने के बाद राहुल और प्रियंका रायबरेली दौरे पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। दोपहर 3:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून 2024 की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने इसी दिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान दिया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है। देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम राजनीति होती है। इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बने हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या का करीब 37% है। मोदी की नई टीम में 10 मंत्री एससी यानी अनुसूचित वर्ग के हैं, जबकि 5 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में सवर्ण वर्ग के 21 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि इन अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी की तीसरी सरकार में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी हैं। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है, यानी टीम मोदी के फॉर्मूले में सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है। और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और शपथ लेते ही पीएम मोदी ने किसानों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया गया है। कैसा रहा पीएम मोदी का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ चुके हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वो किसानों को खुश करने वाली है। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी पहली फाइल साइन की। पीएम ने 9.30 करोड़ किसानों को 17वीं किश्त जारी की। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को आवंटित किए गए। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है, क्योंकि 2019 में भी सबसे पहले मोदी पीएम सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनकी एक निर्णायक सरकार में
शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था और पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम मोदी ने ये वादा पूरा करने का फैसला लिया है। इससे पहले मोदी सरकार पिछले 10 सालों में पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ 21 लाख घरों का निर्माण करा चुकी है और अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल मिलाकर 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आज की कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी की गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब, 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मोदी मंत्रिमंडल का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व नजर आता है। ओबीसी से 27 मंत्री, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि 100 दिन के रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों के फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू में यात्रियों पर आतंकी हमले का मामला सामने आया है। चौमू के 4 मृतकों की पार्थिव देह जो है आज जयपुर लाई जाएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां रायसी में आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। वैष्णो देवी की तरफ श्रद्धालु से भरी एक बस जा रही थी, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु की खबर आई। 30 से 33 लोग घायल बताए जा रहे थे और उसमें चौमू के एक ही परिवार के 4 लोग मारे गए हैं। अब बताया जा रहा है कि उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है जयपुर। पूजा एक्सप्रेस से जयपुर लाई जा रही थी यह पार्थिव देह। सुबह 10 बजे पूजा एक्सप्रेस गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, आतंकी हमले में राजेंद्र सैनी, ममता सैनी, पूजा सैनी, चिट्टू की मौत हुई थी और जयपुर से एम्बुलेंस से जो है वो ले जाया जाएगा चौमू। चौमू की पांचा वाली ढाणी में मृतकों का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, दुखद खबर है, लेकिन अब पार्थिव शरीर पहुंच रहा है अपने पैतृक गांव। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो कायराना आतंकवादी हुआ है, 4 लोग मारे गए हैं, राजस्थान 5 गए थे। तो इनके साथ पवन सैनी जो पूजा सैनी के दीदी हैं और जो 2 साल का बच्चा है, अभी 24 जून को जन्मदिन भी, दूसरा जन्मदिन उसका मनाया जाना था, लेकिन पूरा क्षेत्र इस बात को लेकर गंभीर है। निर्दोष तरीके से जिससे निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, इसको लेकर के लोगों ने आतंकवाद के प्रति आक्रोश भी है। और अब क्योंकि वहां पर आज नाम आंखों से इन सभी को विदाई दी जाएगी, तो पूरा जो इलाका है, क्षेत्र है, वो गमगीन है। सुबह पूजा एक्सप्रेस से आज पार्थिव की जयपुर पहुंच रही है और गांधीनगर रेलवे स्टेशन से एम्बुलेंस मंगवाई गई है, जिनके जरिए पार्थिव को जम्मू की पांचा वाली ढाणी ले जाया जाएगा और पांचा वाली ढाणी का जो मोक्ष धाम है, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी संख्या में शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जम्मू में यात्रियों पर आतंकी हमले का ये मसला है, जहां पर अब इनके पार्थिव शरीर को पांचा वाली ढाणी में मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर पहुंच रहा है।
और दिल्ली के बाद अब जयपुर में भी 10 से 15 साल पुराने वाहन नहीं चला सकेंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने जयपुर के दोनों आरटीओ को सख्त दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें यह कहा गया है कि अगर रोड पर ऐसे वाहन चलते पाए गए तो कार्रवाई होगी। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में परिवहन विभाग का एक्शन। दस साल पुराने डीजल वाहनों पर सख्ती। पंद्रह साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक। अगर आप जयपुर में दोपहिया या चौपहिया वाहन के मालिक हैं और वो 10 से 15 साल पुराने हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप ऐसे वाहनों के मालिक हैं तो इन्हें आप जयपुर या एनसीआर क्षेत्र में नहीं चला सकेंगे। परिवहन विभाग ने जयपुर के दोनों आरटीओ को ऐसे वाहनों के चलाने पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15 वर्ष पुराने इसके पेट्रोल के व्हीकल हैं, कॉमर्शियल व्हीकल हैं, और 10 साल पुराने डीजल के कॉमर्शियल व्हीकल हैं, उनको भी चालान किया जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है कि आप इसको नहीं चलाएं। वाहनों पर कार्रवाई की शुरुआत सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में की गई थी। उसके बाद अब राजधानी जयपुर में इस नियम के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। आरटीओ ने बताया है कि ऐसे वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं और उसके बाद भी सड़क पर पाए जाने के बाद वाहनों को सील किया जा रहा है। वाहनों की समय सीमा खत्म होने के बाद उनकी आरसी को रिन्यू नहीं किया जा रहा है। और जो रिप्लेस नहीं करते हैं और ऐसा आता है कि चालान होने के बाद भी करे तो उनको सीज भी किया जा रहा है। राजेश जी, 15 साल अगर किसी पेट्रोल की गाड़ी को पूरे हो जाते हैं तो क्या उसकी आरसी आगे के लिए बढ़ाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। परिवहन विभाग की यह कार्रवाई जहां प्रदूषण और जाम की समस्या को रोकने के लिए सकारात्मक मानी जा सकती है, वहीं कुछ ऐसे वाहन मालिक जिनके वाहनों की हालत 10 से 15 साल के बाद भी बेहतर है, उन्हें इस नियम से निराशा हो सकती है, क्योंकि अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद भी ऐसे वाहन जयपुर की सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। हालांकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में ऐसे वाहन अब भी दौड़ सकेंगे और फिलहाल कार्रवाई से दूर है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। और नीट रिजल्ट को लेकर मचा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब विरोध जारी है। एनएसयूआई के बाद अब एबीवीपी की सड़कों पर भी ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रदेश में शहर शहर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। एनडीए जवाब दो, जवाब दो, जवाब। छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, तस्वीरें चार लेकिन कहानी एक। नीट परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई हो। एनएसयूआई के बाद अब एबीवीपी भी सड़कों पर है। छात्र परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चार जून को आए नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणामों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। 67 छात्रों के एक जैसे नंबर आने और उनके टॉप करने से हर कोई आश्चर्यचकित है। साथ ही 6 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने से उनके मेरिट में आने को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार से मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो, जिससे कि इसकी
जो पृष्ठभूमि है वो सामने आ सके और इसके अंदर जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद सड़कों पर है। नीट नतीजों में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कोटा में शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सीबीआई जांच की मांग की है। 720 में से 720 नंबर तो आना जायज है, बाकी 718, 719 नंबर स्टूडेंट्स की आ ही नहीं सकते अभी तक, क्योंकि अगर उसमें 200 क्वेश्चन होते उसमें से 180 सही करने रहते, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते। अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 716 नंबर आ सकते हैं, अगर गलत करता है तो 715 आ सकते, अगर छोड़ता है तो 716 आ सकते, 718, 719 आ ही नहीं सकते। तो नीट रिजल्ट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने 4 जून को जारी किए गए रिजल्ट को लेकर कई खामियां गिनवाई हैं, साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। एबीवीपी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एनटीए ने जल्दबाजी में 4 जून को रिजल्ट जारी किया, इसीलिए मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई। जो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है उसके अंदर कई भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं, जिसके अंदर एक ही क्लासेस के कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट टॉपर पाए गए। उसके विरोध प्रदर्शन में ये आज प्रदर्शन किया गया राजसमंद में। नीट परीक्षा में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। और अब फटाफट रुक कर लेते हैं चुनावी टॉप 10 खबरों की तरफ।